नमस्कार। बिहार एसएससी के इस सेट सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं बिहार एसएससी की सेट सीरीज, प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज हम अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे, प्रैक्टिस सेट संख्या 13, जो कि बिहार एसएससी के साथ साथ बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? ऑप्शन ए 83 डिग्री 88 मिनट 60 सेकेंड से 85 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। ऑप्शन सी 80 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 95 डिग्री 14 मिनट 18 सेकेंड पूर्वी देशांतर। ऑप्शन डी 83 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड से 92 डिग्री 15 मिनट 80 सेकेंड पूर्वी देशांतर। तो बताइए बिहार के देशांतर कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। और देखते हैं जैसे बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी भारत की आबादी का 8.60% है। आबादी का 8.60% है और क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 483 यानी कि 483 किलोमीटर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, बिहार से अलग कर ओडिशा को नया प्रांत कब बनाया गया? बिहार से अलग कर ओडिशा को नया प्रांत कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1936। तो बताइए बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। बिहार से बंगाल कब अलग हुआ? 1911 में बिहार से बंगाल अलग हुआ और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। बिहार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख तबकाते नासरी किसके द्वारा लिखा गया है? मिनहाज उल सिराज ने लिखा है तबकाते नासरी, जिसमें बिहार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अलीवर्दी खान, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो बताइए बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर कासिम। मीर कासिम ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया। कहाँ से? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया कौन? मीर कासिम ने। मीर कासिम का शासनकाल कब से कब था? 1760 से 63। इसी समय वह मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी बनाया। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध। और अलीवर्दी खान जो है यह बंगाल का शासक था कब से कब? बंगाल के शासक था 1740 से 1756 तक। यह अलीवर्दी खान जो था बंगाल का शासक था। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो स्वर्ण पदक इसमें कितने जीते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। कुल पदक कितना जीते हैं? बिहार कितना जीता है कुल पदक? 12, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 5
कांस्य पदक जीता, जिसमें मधुबनी के खुशबू कुमारी ने गोल्ड मेडल, जो एक गोल्ड मेडल जीता है खुशबू कुमारी ने जीता है। तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? खुशबू ने। कब आयोजन कब हुआ था? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 उत्तराखंड में आयोजन हुआ था 38वें राष्ट्रीय खेल का, जिसमें बिहार ने 12 कुल पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 5 कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सोनाई रूपाई, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी असम। तो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? असम में है। यह 175 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसको 1998 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बना था 1972 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से आँखों के निकट दृष्टि दोष यानी कि जो दूर का दिखाई न दे उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, किसके प्रयोग से आँखों के निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी अवतलोत्तल, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है और उत्तल लेंस का उपयोग करके दूर दृष्टि दोष यानी कि जो उत्तल लेंस है इसका उपयोग करके दूर दृष्टि दोष ठीक किया जाता है, यानी कि नज़दीक के दिखाई नहीं देता है। द्विफोकल लेंस से जरा दृष्टि दोष ठीक किया जाता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए इथिलीन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी जिब्रेलिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो बताइए निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन, जो कि इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। यह मानव हार्मोन है, मानव में पाया जाता है इंसुलिन। इसका निर्माण अग्नाशय में होता है, किसका? इंसुलिन का। जिब्रेलिन जो है यह पादप हार्मोन है, यह पौधे के वृद्धि एवं विकास में मदद करता है। साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है और जो इथिलीन है यह गैसीय पादप हार्मोन है, जो कि फल को पकाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए सोडियम और कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन सी आयरन और कैल्शियम, ऑप्शन डी कैल्शियम और फास्फोरस। तो बताइए अस्थि एवं दंत निर्माण यानी कि हड्डियों के निर्माण किसकी आवश्यकता होती है हड्डियों के निर्माण में? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस के उपयोग से अस्थियों एवं दंत का निर्माण होता है। अस्थियों के निर्माण में ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिकाएं अहम भूमिका निभाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, किस राज्य में अस्टेलारिया बेंगालेंसिस नामक एक नए पौधों की प्रजाति की खोज की गई है? अस्टेलेरिया बेंगालेंसिस नामक एक नए पौधों की प्रजाति की खोज की गई है। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अस्टेलेरिया बेंगालेंसिस की प्रजाति पश्चिम बंगाल में खोजा गया है। केरल का है एक अस्टेलेरिया मैंकिलटोकिया कहाँ का है? केरल का एक पौधे का प्रजाति है। भारत में अस्टेलेरिया के 22 प्रजाति हैं। कुल कितने हैं? 22 प्रजाति हैं अस्टेलेरिया के, जिसमें केरल में कौन सा? अस्टेलेरिया मैंकिलटोकिया। निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? ऑप्शन ए पोलियो और बर्ड फ्लू, ऑप्शन बी मलेरिया और पोलियो, ऑप्शन सी तपेदिक और प्लेग, ऑप्शन डी पोलियो और तपेदिक। तो बताइए किस युग्म की बीमारी का कारण विषाणु है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलियो और बर्ड फ्लू। पोलियो और बर्ड फ्लू विषाणु के कारण फैलते हैं। पोलियो के वाहक विषाणु कौन है? देखते हैं। पोलियो का है पोलियो विषाणु और ये किस अंग को प्रभावित करता है? गला, रीढ़ व तंत्रिका तंत्र। इन्फ्लुएंजा का मिक्सो विषाणु, यह श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। कौन? इन्फ्लुएंजा। चेचक वेरियोला विषाणु,
चेचक जो है वेरुएला विषाणु, यह पूरे शरीर में फैलता है। अगला प्रश्न है, अफीम पोस्त पौधे के किस भाग में से प्राप्त होता है? अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए अधपके फल, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी पत्ते, ऑप्शन डी मूल। इसका सही उत्तर हो जाएगा अधपके फल। जो अफीम पोस्त है यह अधपके फल के भाग से प्राप्त होता है। इसकी खेती कहाँ कहाँ होता है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसकी खेती होती है। अफीम से मॉर्फिन, थेवेन और कोडीन प्राप्त किया जाता है। अफीम से मॉर्फिन, थेवेन और कोडीन प्राप्त किया जाता है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? अगला प्रश्न है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए ब्राउनो एम इन, ऑप्शन बी म्यूनिक, ऑप्शन सी नीस, ऑप्शन डी मेमल। तो बताइए हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म हुआ था ब्राउनो एम इन। हिटलर का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 यानी कि 1889, 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म हुआ है। 1933 में इसने नाजी पार्टी का नेता बना। कौन? हिटलर। और 1934 में इसको फ्यूहरर की उपाधि, फ्यूहरर यानी कि हिटलर को फ्यूहरर भी कहा जाता है, तो इसकी उपाधि 1934 में मिला। प्रथम वर्ल्ड वार कब हुआ था? यानी कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला विश्व युद्ध 1914 से 18। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45 तक चला था। नेक्स्ट प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रेडियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी सादा पानी, ऑप्शन डी भारी पानी। तो बताइए नाभिकीय रिएक्टर में मंदक रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारी पानी। भारी पानी यानी कि D2, वो D2 भारी पानी को D2 कहा जाता है। मंदक के रूप में थोरियम एवं प्लूटोनियम का भी प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D2 यानी कि भारी जल। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? ऑप्शन ए 1 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 10 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 1 मिलीमीटर, सॉरी दोनों सेम हो गया है, दो ऑप्शन सेम है, ऑप्शन डी 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, 1 माइक्रोन बराबर। 1 फुट बराबर कितना होता है? 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। 3 फुट बराबर 1 यार्ड होता है। 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻9 मीटर और n माइक्रोमीटर बराबर 0.001 मिलीमीटर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? ऑप्शन ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण। यहाँ पे अपवर्तन होगा, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन नीले में अधिक और लाल रंग में न्यूनतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल, ऑप्शन ए ध्वनि की तीव्रता मापने में, ऑप्शन बी प्रकाश की तीव्रता मापने में, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी भूकंप मापने में। तो बताइए डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके तीव्रता मापने में किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता मापने में डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार 65 डेसिबल जो होता है यह ज़्यादा शोर की ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है? जो कमरे में AC लगा हुआ क्या नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए आर्द्रता एवं तापक्रम, ऑप्शन बी केवल तापक्रम, ऑप्शन सी आर्द्रता, दाब एवं तापक्रम, ऑप्शन डी दाब एवं तापक्रम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्द्रता एवं तापक्रम। कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है? आर्द्रता एवं
तापक्रम AC, यानी कि AC की खोज किसने किया था? विलिस कैरियर ने AC की खोज किया था। AC का आदर्श तापमान कितना है? 24 से 26 डिग्री सेल्सियस। 24 से 26 डिग्री सेल्सियस आइडियल टेम्परेचर होता है AC का। अगला प्रश्न है, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, यह आंखों के लिए आरामदायक है। ऑप्शन बी, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन सी, वायु में इसका अवशोषण न्यूनतम होता है। ऑप्शन डी, इसकी रासायनिक क्रिया सबसे कम होती है। तो बताइए, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, यानी कि लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन सी, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ऑप्शन डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बताइए, हास्य गैस, लाफिंग गैस के रूप में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस कहा जाता है। यह कमरे के तापमान पर रंगहीन और ज्वलनशील गैस है। कौन? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी, पोटेशियम क्लोराइड। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो फल को पकाने के लिए कौन सा रसायन फल को पकाने के उपयोग में लाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को फल के पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल, कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल लोहा से सल्फर हटाने के लिए भी किया जाता है। और एथिलीन गैस जो है उसका भी प्रयोग फल को पकाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप से उत्पन्न होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का को SO2 कहा जाता है। यह अम्लीय वर्षा में अम्लीयकरण को बढ़ाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा में अम्लीयकरण को बढ़ाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? 78.08% वायुमंडल है। ऑक्सीजन कितना है? 20.9%, लगभग 21%। हाइड्रोजन कितना है? 0.0005% हाइड्रोजन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप से उत्पन्न होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? ऑप्शन ए, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए। ऑप्शन बी, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए। ऑप्शन सी, दिष्ट धारा विभव को ऊंचाई करने में। ऑप्शन डी, प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने में। तो बताइए, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने में। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा, और दिष्ट करंट डायरेक्ट करंट को दिष्ट करंट कहा जाता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला ऊंचाई और दूसरा अपचाई। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और उसको इंग्लिश में स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। ऑप्शन ए, सूर्य की ओर। ऑप्शन बी, सूर्य से दूर की ओर। ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व की ओर। ऑप्शन डी, उत्तर पूर्व की ओर। तो बताइए, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा किधर होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य की से दूर की ओर। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सूर्य से दूर की ओर होता है। जो हेली धूमकेतु पुच्छल तारा है वह 1986 में दिखाई दिया था और 76 वर्ष बाद यह दिखाई देता है। हेली धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो अब कब दिखाई देगा? यानी कि 2062 में हेली धूमकेतु को हम लोग देखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है, घराई अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घराई अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो बताइए घराई अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने गृह कर लगाया था। जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया। नींव किसने रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखा था कुतुब मीनार का, और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का पूरा कराया। इसका शासनकाल था 1211 से 1236 तक इसके शासनकाल था। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके शासनकाल के समय जो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, वह भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। महत्वपूर्ण अब दिल्ली शहर की स्थापना देखेंगे। जैसे दिल्ली शहर का स्थापना किसने किया था? जो तोमर वंश का जो राजा था वह अनंगपाल जो तोमर वंश का राजा था, इसने दिल्ली शहर की स्थापना की। जयपुर सवाई जय सिंह, जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह। आगरा सिकंदर लोदी, और तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। IPL 2025 का उप विजेता टीम कौन है? आपको उप विजेता टीम का नाम बताना है। IPL 2025 का उप विजेता टीम कौन है? आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें और शेयर भी करें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।